हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हमारा पॉलिटिकल का ये चैप्टर है, तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेंबर कंट्री है साउथ एशिया की, वो कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ओके, जो इसका न्यू मेंबर जो ऐड हुआ है वो है अफ़गानिस्तान। आपकी बुक में दे नहीं रखा है। एंड जो ये इसका न्यू मेंबर अब बन चुका है। एंड जो चाइना है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया, पर वो इसका मेंबर नहीं है। ओके, अब हम इसमें ब्रीफ में नहीं, पर इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो सारी कंट्री जो इसके मेंबर है इसके बारे में, कि यहाँ पे कैसे कैसे डेमोक्रेसी आती है, या फिर कैसे कैसे यहाँ पे मिलिट्री रूल आता है, या एथनिक कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो इंडिया है और जो श्रीलंका है, वहाँ पे जब से डेमोक्रेसी आई है तब से यहाँ पे डेमोक्रेसी ही चलती आई है, ना कि कोई चेंज हुआ है। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उन्होंने दोनों मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी रूल को फेस किया है। डेमोक्रेसी में आप जानते ही क्या होता है, और जो मिलिट्री उसमें मीन्स जो मिलिट्री वाले लोग हैं, जो रूरल है जो रूल जो करता है वो मिलिट्री के लोग होते हैं। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट जो है वो है जो नेपाल। यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मीन्स जो यहाँ पे किंग है वो रूल करता था। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई 2008 से। फिर अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भूटान। भूटान में क्या है, यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी और अब भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट है मालदीव्स। मालदीव्स में क्या था, यहाँ पे सल्तनत का रूल करता था टिल 1968। फिर यहाँ पे जो है मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया था। यहाँ पे एक मेन लीड पार्टी है वो है मालदीवियन जो एक सेकेंड डेमोक्रेटिक पार्टी। जो MDP, ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन्होंने 2018 में जो है इलेक्शन हुए थे उसको इसने जीता था। अब जो हमारे ये 4-5 जो मेन कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान एंड नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इसको हम डिस्कस पे मतलब पूरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपके जो भूटान, मालदीव्स है इसको नहीं करेंगे क्योंकि एक ज़्यादा मेन नहीं है। आपकी बुक में जो दे रखा है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो कन्फ्लिक्ट होते हैं इन बीच में, जो कंट्री इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मिलिट्री है एंड जो डेमोक्रेसी है वो दोनों रूल करती है। मीन्स मैं आपको बता चुकी, मिलिट्री मीन्स जो मिलिट्री के रूलर होते हैं वो रूल करते हैं। डेमोक्रेसी आती मीन्स कभी मिलिट्री आती है कभी डेमोक्रेसी आती है। तो जो पाकिस्तान है, जब उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था तब उसमें क्या हुआ था, जो फर्स्ट लीडर जो आए थे हमारे, जब इसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया था पाकिस्तान में, तब हमारे फर्स्ट लीडर थे जो कि जिनका नेम था अयूब, जनरल अयूब खान। एक सेकेंड, जो हमारे फर्स्ट लीडर थे वो थे जनरल अयूब खान, जिनका टाइम पीरियड था 1958 से 1969। सेकंड जो थे वो थे जनरल याया खान, इनका टाइम पीरियड था 1969 से 71। और जो थर्ड थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनका टाइम पीरियड था 1971 टू 1977। एंड जो नेक्स्ट थे वो थे ज़िया उल हक। ये एक मिलिट्री रूल था, मींस जो मिलिट्री थी, रूरल था, वो आया हुआ था। मैंने आपको यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे जनरल आएगा। यहाँ पे ये जो जनरल रूल था फोर्थ, ज़िया उल हक। ओके, और फिर जो नेक्स्ट आई थी हमारी बेनाज़िर भुट्टो। ये एक लेडी, जो फर्स्ट लेडी रूल आई थी, बेनाज़िर भुट्टो थी। इनका टाइम पीरियड था 1988 से 1999। जो बेनाज़िर भुट्टो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर है। और फिर नेक्स्ट थे हमारे नवाज़ शरीफ। और जो बेनाज़िर भुट्टो है और जो नवाज़ शरीफ है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। जो बेनाज़िर भुट्टो की जो पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो नवाज़ शरीफ की पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। तो इनके बीच में जो है कंपटीशन चलता रहता था। इनकी पार्टी कभी बेनाज़िर भुट्टो की आती थी और कभी नवाज़ शरीफ की, इनके बीच में ऐसे चलता रहता था। फिर आखिरी में क्या था, जब नवाज़ शरीफ की पार्टी का रूल कर रही थी तब जो मिलिट्री रूल था, परवेज़ मुशर्रफ जो थे, इन्होंने
यहाँ पे भी जो ये क्या है, ये मिलिट्री रूल होगा। अब जो परवेज़ मुशर्रफ आएंगे ये एक मिलिट्री रूल होगा, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 2001 से 2008। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, मीन्स ये प्रेसिडेंट बन गए थे यहाँ पे, ओके। तब से यहाँ पे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं। तो कौन कौन से इससे फैक्टर हैं जो पाकिस्तान का फेलियर होते हैं क्या करने के लिए, डेमोक्रेसी स्टेबल यहाँ पे क्यों नहीं हो पाती, बार बार यहाँ पे मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी ऐसी क्यों आ जाती है, एक रूल क्यों नहीं रहता। तो इसमें इसमें मैंने आपको दे रखे हैं। जो फर्स्ट है यहाँ पे वो है सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्की लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैड लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रू ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है, जो मिलिट्री है और जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी जो है, मतलब जो लैंड ओनिंग मतलब जो लैंड ओन वाले जो ओनर होते हैं उनका, और जो मिलिट्री है उनका यहाँ पे डोमिनेंस चलता है, जिससे यहाँ पे जो बार बार मिलिट्री रूल आ जाता है और डेमोक्रेसी हट जाती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया had made the प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। जो पाकिस्तान इंडिया के साथ बार बार जो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं उन्होंने जो मिलिट्री जो ये ग्रुप है इनको पावरफुल कर दिया है। थर्ड, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लूइड दैट पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म, एक सेकेंड, would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that's the army stays in powers, therefore justified. Fourth, the lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its democracy. तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे इंटरनेशनली यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, किसके लिए, डेमोक्रेसी रूल के लिए। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जो डेमोक्रेटिक रूल है उसको ज़्यादा वो नहीं करते, जो सपोर्ट है वो नहीं करते, इसलिए बार बार यहाँ पे जो मिलिट्री रूल है वो आ जाता है। और जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये लाइक यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्री है, वो भी मिलिट्री को ही रूल को जो है उसको भी एनकरेज करते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री रूल ही आना चाहिए। उनके अपने रीज़न, वो क्या कहते हैं, जो ये ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है वो पाकिस्तान के, मतलब कोई भी अपने हैंड में यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेंगे तो ये जो टेररिज्म है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म वो उनकी कंट्री पर मतलब टेररिस्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो जो मिलिट्री है वो उन पे कंट्रोल बनाए रख सकती है, तो इसलिए यहाँ पे मिलिट्री रूल ही होना चाहिए। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ऐसा सोचती हैं, पर ऐसा नहीं है। जब भी कोई मिलिट्री रूल आता है तब ही कोई वॉर होती है। जो आप देख सकते हैं जब भी कोई मिलिट्री जनरल ऐसे कोई ये रूरल आए हैं तभी कोई वॉर हुई है या फिर ऐसा कुछ हुआ है, और जब कोई वॉर ख़त्म हो जाती है तब डेमोक्रेसी आ जाती है यहाँ पे, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की क्या स्टोरी है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्या स्टोरी है, जब इंडिया जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, और जो पाकिस्तान जो इंडिया से अलग हुआ था उसमें जो वेस्ट पाकिस्तान बना था एक, और एक बना था ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हम अब बांग्लादेश बोलते हैं। तो ऐसे ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, जो उसको बांग्लादेश बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो यहाँ पे ये जो पाकिस्तान का पार्ट कब तक रहा था, 1947 से 1971, उसके बाद ये अलग से एक कंट्री बन गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू जो लैंग्वेज है उसका इम्पोजिशन करते थे। वो कहते थे यहाँ पे सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही बोली गई थी, मतलब बोली जाएगी। पर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट बिगिन होने लगे कि यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है, जो बंगाली लैंग्वेज और कल्चर है वो यहाँ पे हम अडोप्ट नहीं कर सकते, हमारे यहाँ उर्दू ही लैंग्वेज इनको इम्पोज कर दी जा रही, मीन्स यहाँ पे ये इनको बंगाली कल्चर छोड़ने के लिए कहा जा रहा था।
तो ऐसा ही नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे एक पॉपुलर लीडर थे, उनका नाम था शेख मुजीब उर रहमान, जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ये क्या चाहते थे? ये ऑटोनॉमी चाहते थे, डिमांडेड ऑटोनॉमी। ये ऑटोनॉमी चाहते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान वो उसको एक कंट्री बना दिया जाए। इनकी जो पार्टी का नेम था, मुजीब उर रहमान की जो पार्टी का नेम था वो था अवामी लीग। ठीक है, इनकी पार्टी का नेम था। 1970 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ना इन्होंने सारी सीट्स जो है वो वोन कर ली थी, पर जो वेस्ट पाकिस्तान था इनको असेंबली में आने के मतलब जो इनको रूलिंग पार्टी में आने के लिए मना कर दिया गया था कि ये रूल नहीं करेंगे, और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। उस टाइम पीरियड में जो जनरल वहाँ के वेस्ट पाकिस्तान के थे वो थे जनरल याया खान। उन्होंने इनको सप्रेस करने के, जो यहाँ पे मास मूवमेंट हो रहे थे, बंगाली पीपल जो कर रहे थे उनको सप्रेस करने की कोशिश की। और जो इंडिया है उसने भी जो ईस्ट पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस दिलाने के में उसमें बहुत बड़ा हाथ था, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, उनको फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट दिया था। एंड और जो लार्ज स्केल इंटरव्यू और जो बहुत सारे जो लोग थे वो इंडिया में माइग्रेट हुए थे, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम आ गई थी। इंडिया में बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ थे वो एकदम से इंडिया में आने लगे थे, जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और ये जब जो सब हुआ, ये क्या रिज़ल्ट हुआ इसका कि यहाँ पे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर हो गई दिसंबर 1971 में। और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने सरेंडर कर दिया, मीन्स उन्होंने हार मान ली, और जो बांग्लादेश है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश मीन्स जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस पर फेथ करते थे? वो 3 चीज़ों पर फेथ रखते थे। उनका कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बेस्ड था, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। मीन्स आप इसको याद रखते हैं, SST मीन्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसके ऊपर इनका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था। ओके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत मेन है। नाउ 1975 में जो शेख मुजीब उर रहमान थे उन्होंने क्या किया, मतलब जो पहले अरेस्ट हुए थे फिर इनको छोड़ दिया गया था, फिर जब ये लीडर बने थे यहाँ के पहले, तो इनका क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी उसको चेंज करके इन्होंने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा दी। मीन्स यहाँ पे जो पार्लियामेंट वो थी उसको हटा के इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो सारी जितनी भी पार्टी थी यहाँ पे बांग्लादेश में उनको सबको हटा दिया, अबोलिश कर दिया, सिवाय इनकी अपनी जो पार्टी थी अवामी लीग की, यहाँ पे सिर्फ यही पार्टी रहेगी। और इससे क्या हुआ, जो उनका असैसिनेशन हो गया, जो मिलिट्री अपराइजिंग हो रही थी, जो मिलिट्री के कुछ ग्रुप बन रहे थे उन्होंने इनका असैसिनेशन कर दिया। किस में? अगस्त 1975 में, सेम ईयर मीन्स जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल रूल लगाया था तभी इनका असैसिनेशन हो गया था। फिर जो नेक्स्ट लीडर जो आए थे वो थे ज़िया रहमान। इनकी अपनी पार्टी, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और फिर इन्होंने क्या किया, ये इलेक्शन भी जीत गए थे 1979 में। फिर इनका भी असैसिनेशन हुआ था अनदर जो मिलिट्री जो अपराइजिंग हुई थी उनके द्वारा। फिर क्या हुआ था, जो नया लीडर आया था, मतलब यहाँ पे कितने रूल आ चुके हैं, मीन्स एक सेकेंड, हाँ। सो फर्स्ट हमारे थे शेख मुजीब उर रहमान जिनका असैसिनेशन हो गया था। सेकंड थे ये थे ज़िया रहमान, इनका भी असैसिनेशन हुआ था। थर्ड अब जो हमारे यहाँ पे लीडर आए हैं वो कौन से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, इन्होंने अपना पूरा रूल ले लिया था, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे, तो इनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली इन्होंने थोड़ी थोड़ी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो लिमिटेड स्केल पे शुरू कर दी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी है और ये इन डेमोक्रेसी के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। फिर क्या हुआ, ये इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट 5 for 5 ईयर मीन्स 5 ईयर्स के लिए इनको प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया गया। फिर यहाँ पे मास प्रोटेस्ट होने लगे, इरशाद जो था ये HM इरशाद, इनको हटना पड़ा 1990 में। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्शन होने लगे 1991 में, जो इलेक्शन हुए तब से यहाँ पे जो मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल।
मोनार्की मीन्स मोनार्की क्या होता है? मोनार्की क्या होता है? जब कोई किंग रूल होता है यहाँ पे, मतलब जो राजा होते हैं वो रूल करते हैं, उसको बोलते हैं मोनार्की रूल। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या था, जो नेपाल है वो एक हिंदू किंगडम था। मीन्स यहाँ पे जो नेपाली लोग हैं ना वो हिंदू लोग से कम थे, मतलब जो हिंदू लोग हैं वो ज़्यादा थे यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या था, तब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती थी। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो ही, जो मोनार्की लोग हैं मतलब जो किंग है वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलाते थे। जो कॉमन पीपल थे ना वो कहते थे कि जो ये मोनार्की है ये मोर ओपन होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पे लोग थे वो उसको ओपननेस और ओपननेस चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ जो गवर्नमेंट है, एक सेकेंड, हाँ, जो गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए यहाँ पे। ये मोनार्किस्ट ने फुल कंट्रोल अपने ऊपर ले रखा था। मीन्स यहाँ पे कोई ओपननेस नहीं थी, फुल कंट्रोल इनके अंदर था। तो फिर क्या हुआ, 1990 में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होने लगी। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हो गई 1990 में। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, जन आंदोलन वन। ओके, सो अब क्या हुआ, ज्यूरिंग 90 ये जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुए थे ये इससे क्या हुआ, किंग एक्सेप्टेड डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, इन्होंने मान लिया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर क्या हुआ, ज्यूरिंग 90s जो माओइस्ट एक ग्रुप था, मिलिटेंट ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि जो ये मोनार्क है और रूलिंग एलाइट जो रूलर जो अब रूल कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी होना चाहिए। यहाँ पे वायलेंट कन्फ्लिक्ट होने लगे माओइस्ट के उसमें, और जो किंग के रूलर थे, जो किंग की जो मिलिट्री थी उनके साथ इनकी लड़ाई होने लग गई। फिर क्या हुआ, एक ये ट्रेंगुलर कन्फ्लिक्ट के रूप में हमारे सामने आ गया। मीन्स जो ये हो कन्फ्लिक्ट हो रहा है एक ट्रेंगुलर शेप ले ली इसने। ट्रेंगुलर मीन्स जो सब है अपनी अपनी साइड पे है, कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं। मीन्स माओइस्ट अलग है और क्या थे, जो मोनार्किस्ट हैं, जो राजा के जो लोग हैं वे चाहते थे यहाँ पे मोनार्की रहे, और जो डेमोक्रेट ये चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेमोक्रेसी आए। ओके, इनका सबका अपना अपना वो हो गया था फेस की, ये सब अलग चाहते थे। फिर क्या हुआ, 2002 में जो पार्लियामेंट है उसको अबॉलिश कर दिया गया। जो भी लिमिटेड डेमोक्रेसी, थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी थी, राजा ने उसको भी हटा दिया। फिर क्या हुआ, एक सेकेंड, फिर क्या हुआ, जन आंदोलन 2 हुआ। अप्रैल 2006 में दोबारा प्रोटेस्ट होने लगे। जो किंग है उसको फोर्सफुली रिस्टोर करना पड़ा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कब डिसॉल्व हो गया था, अप्रैल 2002 में जो डिसॉल्व कर दिया गया था उस राजा को उसको दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू हुए। जो यहाँ पे डेमोक्रेट्स थे जो उन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई, एसपीए क्या है, 7 पार्टी अलायंस। जो 7 पार्टीज यहाँ ये सब ने अपनी एक अलायंस बनाई। माओविस्ट लोग थे वो भी एक साथ आए, और जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो सब एक साथ आए। यहाँ पे डेमोक्रेसी वो चाहते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए। फिर 2008 में यहाँ पे डेमोक्रेसी मिल गई। जो मोनार्की थी वो अबॉलिश हो गई। एंड 2015 में इन्होंने अपना एक अलग से नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो इसमें क्या था, यहाँ पे जो श्रीलंका है इसमें मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो है जो लोग हैं यहाँ के उनको बोलते हैं बोला जाता है सिन्हालास। ये सिन्हालास कम्युनिटी जो है यहाँ की मेजॉरिटी में है। एंड जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर ने क्या किया था, जो तमिल्स लोग थे उनको श्रीलंका में माइग्रेट कराया गया था ताकि वो कुछ जॉब करें। तो जब ये यहाँ आए थे तो तब ये यहाँ के सेटल हो गए थे। और जब ब्रिटिश रूल हट गया तब भी उसके बाद भी जो तमिल है वो माइग्रेट होते रहते हैं श्रीलंका में, वहाँ पे सेटल होते रहते हैं जब ब्रिटिश रूल हट गया। फिर जो थिनालास कम्युनिटी है वो कहती है कि हम तमिल्स जो लोग हैं उनको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, मतलब हम उनको अपनी कंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे। वो तमिल्स को निगलेक्ट करने लगे, जिससे जो मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो उभरने लगी। और जो 1983 में एक जो मिलिटेंट ग्रुप है लिट्टे ये फॉर्म होता है, एक सेकेंड, हाँ, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है,
फिर ये क्या करते थे, ये श्रीलंका के जो लोग थे उनके साथ फाइट करते थे। ये क्या चाहते थे, ये डिमांड कर रहे थे तमिल इलम की, मीन्स सेपरेट कंट्री की। जो श्रीलंका है उसके जो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे तमिल जो लोग हैं, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा रहते थे। तो ये कहते थे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसको एक अलग कंट्री बना दी जाए, श्रीलंका से अलग कर दिया जाए, जो कि सिर्फ तमिल लोगों की होगी। तो इसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, और फिर जो श्रीलंका है वो मतलब इंडिया के साथ नेगोशिएशन होती रहती थी श्रीलंका के लोगों के साथ। जो श्रीलंका के लोग कहते थे कि जो तमिल लोग हैं उनकी जो एक ग्रुप बना है इसको हटना चाहिए, इंडिया के साथ ऐसे नेगोशिएशन चलती रहती थी। फिर फाइनली 1987 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है वो सीधे श्रीलंका में एंटर होगी, इसलिए टेकोक जो ये एमर्ज हुई थी इसको हटाने के लिए, इसकी पावर को कम करने के लिए। पर जो श्रीलंका की डेमोक्रेसी या फिर जो गवर्नमेंट थी उसको ये पसंद नहीं आया। जो श्रीलंका के जो डेमोक्रेटिक जो लीडर्स थे वो कहते थे, जो एक सेकेंड, जो उनकी इंटरनल चीज़ें हैं इसमें जो इंडिया है वो पार्ट ले रहा, मीन्स जो इंटरनल जो इनके कुछ भी हो कन्फ्लिक्ट हो उसमें इसकी इंटरनल जो एक सेकेंड उसके इंटरनल अफेयर में ये एंटर हो रहा है। तो ये उनके जो गवर्नमेंट है उनको पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ, 1989 को जो पुल्ड आउट हो गए, मतलब जो ये पीस कीपिंग फोर्स आई थी इंडिया की उनको वापस बुला लिया गया, और 2009 में जो लिट्टे है वो वैनिश हो गई। ओके, ये था हमारा टॉपिक श्रीलंका का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है एक सेकेंड अभी भी है। तो क्या था, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था तमिल्स और सेनालास कम्युनिटी के बीच में, इसके बावजूद भी जो श्रीलंका है उसने अपनी ग्रोथ को बनाए रखा, मीन्स जो उसकी ग्रोथ थी वो नहीं रुकी। उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। कैसे, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लिबरलाइज द इकोनॉमी, हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोथ, डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट में जो जीडीपी थी वो भी उनकी बढ़ी, जो इकोनॉमी थी वो भी लिबरलाइज हुई, पॉपुलेशन भी बढ़ी, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट में था वो भी हो रहा था। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी। यहाँ पे मीन्स जो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके बावजूद भी जो श्रीलंका है उसने अपनी ग्रोथ नहीं रोकी, मीन्स उसकी ग्रोथ भी बहुत हुई। अब जो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो अब इंडिया और पाकिस्तान में क्या कन्फ्लिक्ट थे, कन्फ्लिक्ट के मतलब जो मैटर थे उसके क्या क्या टॉपिक थे। तो कन्फ्लिक्ट जो हमारा पहला था वो था फेट ऑफ कश्मीर। इसमें क्या था, जो पाकिस्तान है वो कहता था कि जो कश्मीर है वो उनसे बिलोंग करता है। 1947 और 48 में 1965 में जो वॉर हुई थी वो भी इस मैटर को सोल्व नहीं कर पाई थी। जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर का एक हिस्सा जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो उसको क्या बोलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड जो जम्मू और कश्मीर जो डिवाइड हुआ है उसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, जो 1971 की वॉर हुई थी वो भी जो ये है इशू है इसको सेटल नहीं कर पाई थी। सेकेंड जो हमारा इशू है वो है सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर एक्सप्लोजन ऑफ आर्म्स। सो अब क्या है, अब हम जो 1998 में क्या हुआ था, जो इंडिया है उसने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोर किया था, पोखरण में अपना न्यूक्लियर जो वेपन है उसको टेस्ट किया था। इसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान है उसने शंघाई हील में क्या किया था, अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनको टेस्ट किया था। सो अब क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, जो सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, कि जो इंडिया है और जो पाकिस्तान वो आपस में किस किस मुद्दे पर सस्पिश करते हैं, कि ब्लेम करते हैं या फिर शक करते हैं कि क्या क्या वो मुद्दे हैं। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे क्या ब्लेम करता है। नाउ क्या ब्लेम करता है कि जो पाकिस्तान हेल्पिंग कश्मीरी मिलिटेंट विद आर्म ट्रेनिंग मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया। तो वो क्या करता है, जो कश्मीर में जो मिलिटेंट है उसको आर्म्स प्रोवाइड करता है, मीन्स जो आर्मी है या फिर जो न्यूक्लियर वेपन है ऐसे प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, उन्हें मनी देता है एंड प्रोटेक्शन देता है ताकि जो टेररिस्ट है वो स्ट्राइक कर सके अगेंस्ट इंडिया। और नेक्स्ट है Pakistan had aided the pro-Khalistani militant with arms and ammunition during the period 1985 to 1995.
जो पाकिस्तानी है उन्होंने जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट है उनको आर्म्स प्रोवाइड की थी किस टाइम पे, मतलब उनको हेल्प की थी 1985 से 1995 में। उन्होंने स्पाई एजेंसी भी बनाई है जैसे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। वो क्या करते हैं, वो एंटी इंडियन कंपेनियन करते हैं इंडिया की नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वहां पे वो सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। सो अब जो पाकिस्तान है वो इंडिया पे क्या ब्लेम करता है, वो क्या कहता है, फॉर्मेटिंग ट्रबल इन प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। वो कहता है जो इंडिया है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए। वो उसकी जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें अपने मुद्दे रखता है, बात करता है, तो वो उसे नहीं करनी चाहिए। थर्ड हमारा टॉपिक जो कॉन्फ्लिक्ट का है वो है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। इंडस बेसिन में जो इंडस वाटर है मतलब रिवर है उसके ऊपर मतलब डिस्प्यूट होते रहते हैं। सो जो इन 1960 में क्या हुआ, जो वर्ल्ड बैंक है उसने हेल्प की थी पाकिस्तान और इंडिया की वो इंडस वाटर ट्रीटी साइन करे, तो उन्होंने हेल्प की थी वर्ल्ड बैंक ने। सो अब जो फोर्थ हमारा टॉपिक है जो कॉन्फ्लिक्ट में आता है वो है क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। ये गुजरात में प्लेस है, ये भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। नाउ अब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है उसके साथ ही हमारे बस कॉन्फ्लिक्ट हो साउथ एशिया में। अब सबके बारे में जो हमारे और भी नेबर्स हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, सो जो बांग्लादेश और इंडिया में क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये बता रखा है। तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भी जो वाटर शेयरिंग है उसके ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र। सो इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर शेयरिंग है जो इंडिया से कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। इलीगल इमिग्रेशन, जो बांग्लादेशी लोग हैं वो क्या करते हैं, इंडिया के कुछ स्टेट्स लाइक असम में इलीगल इमिग्रेशन करते हैं, मतलब वो अपने कंट्री से निकल के इलीगली हमारी कंट्री में आ जाते हैं विदाउट पासपोर्ट वीजा, क्योंकि यहाँ पे कोई पासपोर्ट वीजा की वो नहीं है, ठीक है, तो इलीगली आ जाते हैं। Now, support for anti-Indian Islamic fundamental। जो बांग्लादेश है वो जो इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल है उनको सपोर्ट करता है। नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। वो जो नेचुरल गैस इंडिया में आती है हमारी लुक ईस्ट से सीधा लिंक है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमारी है जो हमने किसके साथ की हुई है, जो साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्री उनके साथ हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जो साइन की हुई है, सीधा इससे लिंक है, क्योंकि बांग्लादेश जो वहां से हमारे नेचुरल गैसेस आते हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं होने देता, वो वहीं रोक लेता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इंडिया एंड नेपाल। इसके साथ हमारे क्या इश्यूज है, नेपाल रिलेशन विद चाइना एंड इनेक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट दैट इज माओइस्ट। सो जो नेपाल में जो माओइस्ट है वो क्या कहते हैं, जो इंडिया है वो नेपाल को अपनी कंट्री में ऐड करना चाहता है। मीन्स वो चाहता है कि जो नेपाल वो इनकी कंट्री मर्ज हो जाए। सो नेपाल के चाइना के साथ भी रिलेशन ऐसे बढ़ते जाते हैं और एंटी इंडियन एलिमेंट बढ़ते हैं, मतलब कि जो इंडिया है वो ऐसा चाहता है कि वो नेपाल को अपने साथ मिला ले। ओके, पर ऐसा नहीं है नाउ। बट फिर भी स्टिल जो कंट्री है ये जो नेपाल है और इंडिया ने साइन की है ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन 2005। फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई है 2006 में, किसके लिए, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। एक सेकेंड, तो उन्होंने ये ट्रीटी साइन की हुई है। मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे फ्रेंडशिप ट्रीटी, ट्रेड ट्रीटी, ऐसी बहुत सारी हमारी ट्रीटी होती रहती है जिससे हमारी फ्रेंडशिप बनी रहे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े। यहाँ पे कोऑपरेशन भी होती है, ये नहीं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के ऐसे मतलब कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, इश्यूज होते रहते, लाइक जो गुरिल्लास है, जो मिलिटेंट है उनके बीच में। पर जो ऐसे एक प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भूटान के अंदर है, ये एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट का एक वो है, तो इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये कोऑपरेशन भी साथ में दे रखे हैं। मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट है और कोऑपरेशन भी साथ में है, मीन्स हम इनके साथ कोऑपरेट भी करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है इंडिया एंड मालदीव्स। इसमें क्या था, सपोर्टिव इन द इकोनॉमी टूरिज्म एंड फिशरीज। जो नवंबर में 1988 में इंडिया रिएक्टेड क्विकली अगेंस्ट एन अटैक फ्रॉम तमिल्स मर्सनरीज। इसमें जो इंडिया है उसने जल्दी से जब अटैक हुआ था तो उसने क्विकली रिएक्ट किया था अगेंस्ट तमिल्स मर्सनरीज। नाउ अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गए, पर कोऑपरेशन भी है। जो साउथ एशिया कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन भी होता है। उसमें क्या हुआ था, रीजनल इनिशिएटिव लिए गए थे। फॉर्म क्या किया गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एसोसिएशन हमने बनाई थी किसके लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए साउथ एशिया के कंट्रीज में। ये बनी थी 1985 में। जो सात के मेंबर हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या साइन किया था, साफ्टा एग्रीमेंट साफ किया था किसके लिए, फ्री ट्रेड जोन के लिए, कि जो साउथ एशियन कंट्री है आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। ये साइन तो हुआ था 2004 में, पर ये इफेक्ट मीन्स ये रूल में आया था कब, जब इसमें काम कब करना शुरू किया था, 1 जनवरी 2006 में। जो साउथ एशिया की और कंट्री हैं वो क्या कहती हैं, जो इंडिया है वो ना वो इनकी मार्केट में इन्वेड करना चाहता है, इनकी सोसाइटी और इनकी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करना चाहता है। पर इंडिया ऐसा भला क्यों करेगा, इसके पहले ही जो बायलैटरल रिलेशंस है वो बाकी और कंट्री के साथ पहले से है, जैसे भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, श्रीलंका के साथ है। तो वो ऐसा क्यों करेगा, वो जो इनकी मार्केट है इनके उसमें इन्वेड क्यों करेगा, इनकी सोसाइटी और पार्टीज को मीन्स क्या है, इनकी पार्टी इन्फ्लुएंस क्यों करेगा। तो ऐसा ही बता रहा कि पहले इसके बायलैटरल रिलेशन है तो ऐसा क्यों करेगा। अब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कोऑपरेशंस भी बता रखी है हमारे पास, तो वो क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, लीडर एट सबमिट में जो लीडर है वो सबमिट करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं। जो भी कोई भी कंफ्लिक्ट होता है हमारे बीच में तो उसके लिए हम सबमिट भी बुलाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। हमारे लीडर्स जो हमारी रूलिंग पार्टी में होती है वो नेगोशिएशन करते हैं और जो भी टॉपिक हमारा कंफ्लिक्ट का है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है बस रूट हैव ओपन, मीन्स जो बस रूट है वो भी ओपन हो चुके हैं। मीन्स बस रूट से हमारे लीडर या फिर हमारे लोग जा सकते हैं और वहाँ पे बात कर सकते हैं, जा सकते हैं। ट्रेड एंड वीजाज, ठीक है। अब जो हमारे एक आउटसाइड जो पावर है ये चाइना एंड यूएसए, ये आपके लास्ट थोड़ी लाइनों में लिखा गया, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए। इसमें सिर्फ जैसे चाइना जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ पाकिस्तान की हेल्प करता है, मीन्स वो पाकिस्तान का फ्रेंड है। फ्रेंड मीन्स जैसे वो उसकी हेल्प करता है जितनी इंडिया की नहीं करता। तो पर जो यूएसए है वो पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ दोनों की हेल्प करता है। तो इसमें ऐसे आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, so thanks for watching. That is for today. Please subscribe my channel and like the video and share with your friends. Bye.